हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डुअल नेचर ऑफ लाइट की पूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को, ठीक है, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन के इमेशंस की बात नहीं कर रहे थे कि एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहां पर कितनी एनर्जी चाहिए, ऐसा कोई भी अभी हमने बात नहीं किया था। सिर्फ लाइट के डुअल बिहेवियर को देखा था और उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है, फोर्स कितना था, मोमेंटम कितना था, यही सब अभी हमने पढ़ा। ठीक। अब उसके आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के इमिशंस की बात करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, बस क्लियर करते हुए अपने में चलेंगे, है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं कट करके ऐसे रख लियो, मैं अंडरलाइन करते हुए चलूंगा, आप वहीं पर से समझते हुए चले जाए। ठीक है। मैं इसे ऐसे बैठ के वापस से लिखने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा यहीं पर, फिर उसके बाद आप उसको खुद ही समझ सकते हो। ठीक है। चलो, तो देखते हैं किस तरह से इसका बिहेवियर होता है ना। ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि बहुत हार्ड है, यहाँ से अब चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। क्या नीट और क्या जेई मेंस और क्या जेई एडवांस लगभग लगभग सेम टाइप का होता है। हाँ, बहुत हार्ड क्वेश्चन एडवांस जाएगा तो वो बनाएगा भी, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता है इसके अंदर कि मतलब आपसे ये बने ही ना, एक नॉर्मल टाइप का ही क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होगा। हाँ, जब आप एक बार एनसीईआरटी ओपन करोगे तो एनसीईआरटी में पहले ये है, उसके बाद आगे जाके आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मैं सबसे आखिरी में वो मिलेगा जो अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। अब वहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टी पॉसिबल था, इंटरेस्टिंग रहता है स्टूडेंट को स्टार्टिंग में वो चैप्टर, इसलिए मैं उसको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है। मैं उसको प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एडवांस के हिसाब से और मेंस के हिसाब से किया, एकदम कंपटीशन एग्जाम में जैसे हमें करना चाहिए। ठीक है। तो एकदम उसी तरह से अब मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। देखो, अभी तक हम इलेक्ट्रॉन के मिशंस की बात नहीं किए थे, लेकिन अगर मैं ऐसे सिंपल से कहूँ कि अगर कभी मैं एक सरफेस को डिसाइड किया, हमें मालूम है कि कभी भी न्यूक्लियस के सेंटर पे ही हमारे पास क्या दिखता है, पॉजिटिव चार्ज दिखता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके एक सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है। जो जितना दूर, अब ये कैसा, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स में होते हैं, और जो जितना ज्यादा दूर होता है या जितनी आउटर ऑर्बिट में होता है, उतना ही मेरे पास उस पे फोर्स कैसा होता है, कम होता है। जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियस से इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक। देखो, एक सिंपल सी बात कहें कि मतलब कोई घर का बच्चा कौन भी ज्यादा जल्दी बिगड़ सकता है, जो अभी पेरेंट्स के एकदम पास में, जिसको पेरेंट्स छोड़ ही नहीं रहे हैं, या फिर जो एकदम दूर है बस अपने में घूम के आ रहा है। बिगड़ने की जो पॉसिबिलिटी, हालांकि जिसको बिगड़ना वो कहीं पर भी बिगड़ सकता है ना। या फिर मान के चलो जिसके ऊपर बाहर जाने की कोई लिमिटेशन, जो पेरेंट्स के साथ रह रहा है वो कैसे, उसको कहीं जाएगा तो उसको बताना पड़ेगा, पेरेंट्स केयर करेंगे कि तुम कब जा रहे हो कब आ रहे हो। लेकिन जो घर से ज्यादा दूर है, अब वो घर से फ्री तो नहीं है, अर्निंग कहाँ से आ रही है, अभी भी घर से, तो वो अर्निंग क्या है, एक फोर्स है। लेकिन जो ये आउटर में है, ये कैसा हो सकता है, कई बार यहाँ से साइड में भी जा सकता है, एक हल्का सा फोर्स आया, कोई दोस्त आया, बिगाड़ने की कोशिश की, या बिगड़े हुए फ्रेंड सर्कल बन गए, तो इजिली यहाँ से रिमूव कर सकता है। तो कंपैरेटिवली जो पास में, उसके कंपेयर में जो न्यूक्लियस, मतलब जैसे कोई एटम्स के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इजी है उनको कैसा मूव कराना, और इसी को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो, ये ऐसे ही फ्री नहीं हो जाएगा या फिर ऐसे ही सरफेस को नहीं छोड़ देगा। अगर मुझे किसी को उसके फिक्स ऑर्बिट या उसके घर से बाहर निकालना है, तो मुझे उसे क्या देना पड़ेगा, एक एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है, फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -31 kg है। बट वेलोसिटी अलग अलग होती है, एंगुलर वेलोसिटी सभी की सेम होती है, मैं ट्रांसलेशन वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो जितनी ज्यादा आउटर ऑर्बिट में आप पहुंचते जाओगे, वेलोसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मास कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब मतलब जो आउटर ऑर्बिट में, तो अगर मुझे उसको बाहर लेके आना, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज करनी पड़ेगी मतलब उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि
उसके पास अपने आप में कोई एनर्जी नहीं। तो एक्सटर्नल एनर्जी जब मैं प्रोवाइड करूंगा, मतलब एनर्जी एक फॉर्मेट ऑफ कैसा है, वर्क डन ही है। तो मतलब मुझे जब इसको एनर्जी दूंगा तो ये इस सरफेस को जब छोड़ दे, इस सरफेस को या आउटर ऑर्बिट को छोड़ दे, तो मेरे पास जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसको अपने सरफेस को छोड़ने के लिए, वो उसका कौन सा एनर्जी कहलाएगा, या जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसको इस सरफेस को छोड़ने के लिए, उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। ठीक, चल। और हाँ, सिर्फ छोड़ने के लिए, ऐसे नहीं कि किसी वेलोसिटी से यहाँ से निकल जाए, बस ऐसा है कि यहाँ पर से इसे छोड़ के आ जाना चाहिए। अब हमें क्या लगता है कि अच्छा नहीं, अगर जैसे मान के चलो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये अपने सरफेस को छोड़ा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये न्यूक्लियस इसको जाने तो नहीं देगा। अगर मान के चलो इसकी वर्क फंक्शन कम हो, कुछ कम एनर्जी में दिया, और यहाँ से अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है, तो ये चुपचाप वापस से इसको खींच लेगा, ये बाहर जा ही नहीं पाएगा। कम से कम इतना होना चाहिए कि वो इस अट्रैक्शन फोर्स को छोड़ के दूर चला जाए। ठीक। अब जैसे मान के चलो, एक सिंपल से बात कहूँ कि मैं कैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे डायरेक्टर, ठीक है, हम सब कोई अलग अलग फॉर्मेट में इसको पढ़ा रहे हैं, हर कोई एक कोचिंग में अलग अलग क्लासेस पढ़ा रहे हैं। जो ये आउटर में है, जिसकी बॉन्डिंग इस डायरेक्टर के साथ कम है, वो इजिली तोड़ सकता है। लेकिन डायरेक्टर ऐसा तो नहीं है कि इसको फ्री करके रखेगा। डायरेक्टर अगर इसे ब्रेक नहीं करना चाहता, तो मतलब वो उस पे थोड़ा फोर्स लगाएगा। अगर कोई मुझे ये बोला कि मतलब चलो ठीक है सर, आज चलो ये कोचिंग छोड़ दो, आप दूसरी कोचिंग में चलते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना, देखते हैं, या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे चलते हैं, वहां चल के पढ़ाएंगे। मैं पूछूंगा सैलरी क्या। अगर दोनों सेम रेंज पे है, सैलरी ऑफर्ड हो रही है, अब अगर दोनों सेम रेंज पे है, तो मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मतलब अगर जितने अमाउंट का पॉजिटिव ये है, मतलब जो फोर्स ये लगा रहा है, अगर वैसा ही कुछ मैं दूसरे साइड से दूं, तो जल्दी तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। मतलब मुझे कम से कम इतना एनर्जी चाहिए कि मैं इसे छोड़ने के लिए रेडी हो जाऊं। तो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है इस सरफेस को छोड़ने के लिए, वो एनर्जी वर्क फंक्शन कहलाएगी। ठीक। तो देखो, बस अब यहीं पर से मैं ये धीरे धीरे इस चीज को अंडरलाइन करते हुए चलता हूँ। ठीक है, मैं लाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, या नहीं तो चलो और थोड़ा लाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, हल्का सा येलो टाइप का। ठीक है, देखो, we know that electron in the outermost orbit of an atom are at maximum distance from the nucleus and hence most loosely bound to it. These are called free electron। मतलब कैसा, जो इलेक्ट्रॉन कैसा आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम में रहता है और मैक्सिमम डिस्टेंस न्यूक्लियाई से रखता है और लूजली बॉन्ड होता है, सबसे लूजली आउटर मोस्ट का होता है, उसे हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक। अब उसके बाद मेरे पास द इलेक्ट्रॉन इन मेटल विच आर फ्री टू मूव विथ इन द वॉल्यूम ऑफ मेटल आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो कैसे, मेटल में फ्रीली ऑफ मूव करने के लिए होते हैं, उसे हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक। अब these electrons do not eject out of the surface of metal on their own। मतलब वो खुद की स्वेच्छा से या खुद की इच्छा से सरफेस को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वो किसी भी सरफेस को खुद से कभी भी नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए एक बाहर से एनर्जी चाहिए। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट whenever an electron tries to leave the surface, एक सेकेंड, मैं ये रीजन लिख देता हूँ। This is due to the reason that whenever an electron tries to leave the surface acquire a positive charge which pull back to the electron to escape from the surface. An electron has to do defined amount of work to overcome the force resting it. To this work to the electron must possess a certain minimum energy which can be imparted to by an external source. This minimum energy is
called the work function of metal and denoted by O phi नॉट। ठीक, यही चीज तो मैं भी बता के फुर्सत की हूँ। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू लिबरेट द मोस्ट वीकली बॉन्ड सरफेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल विथआउट गिविंग देम एनी वेलोसिटी इज गिवन इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। कैसा? द मिनिमम एनर्जी, द minimum energy that can be supplied to liberated the most weakly bond surface electron from a metal without giving them any velocity is called the work function of the metal। बस सिंपल। और वर्क फंक्शन को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हो? तो सिर्फ क्या करो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप पुट कर दो। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो बस वैल्यू हो गया, तो ये जूल के इक्वल में हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। ठीक। अब जैसे वर्क फंक्शन हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है। सीजियम के लिए 1.9, पोटेशियम के लिए 2.2, सोडियम के लिए 2.3, जिसमें जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उस हिसाब से हम देखते चलेंगे। ठीक है। व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रेटर देन, अगर देखो मैं ये बोला कि मेरे पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिलेगा, तो वो क्या करेगा? सिर्फ सरफेस को छोड़ेगा नहीं, अब बची हुई एनर्जी का क्या करेगा? कुछ एनर्जी तो उसकी एक्वायर हो गई इस बात के लिए कि वो सरफेस को छोड़ के जाए, लेकिन कुछ एनर्जी उसमें से ट्रांसफर हो जाएगी उसको। कौन सी एनर्जी देने के लिए? काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। मतलब वो किसी एक वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, तब तो उसके अंदर एनर्जी हो, क्योंकि मास है, वो वेलोसिटी के साथ चल रहा है, उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी, वो रिमेनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल को मैं इतनी ज्यादा एनर्जी दे दूं कि वर्क फंक्शन से 2 टाइम है, तो एक बार वो एक एनर्जी का मतलब जितना वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो वो तो सरफेस को छोड़ने के लिए, और रिमेनिंग पोर्शन से वो मूव करेगा। अब वो रेस्ट पे नहीं रहेगा, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर होगी। तो व्हेन ए फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स व्हेन a free electron gets extra energy greater than of work function from an external agent, from an external agent, it is able to overcome potential barrier and is ejected out. There are number of ways in which energy from outside can be supplied. Hence, there are different way in which electron emission can take place. These way we listen below. ये लिखा हुआ है कि मतलब अब जो एक्स्ट्रा ऑफ एनर्जी है वो कहाँ पर जाएगी, और इस मतलब वर्क फंक्शन या एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को देने के कितने तरीके हैं, वो एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर साइड से जो एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो अभी हम उनके टाइप्स देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कहीं पर अभी आज के लेक्चर में मैं लगभग लगभग वो थ्योरी है तो मैं लिखा हुआ फॉर्मेट में ही चलाऊंगा। ठीक है। मैं बिल्कुल डिराइव करूंगा। देखो जब भी मैकेनिक्स और डेरिवेशंस का फॉर्मेट आएगा, इतनी थोड़ी बहुत थ्योरी रहेगी, मैं बिल्कुल लिख के दूँ। ठीक है। लेकिन अब जब काम इससे हो रहा है तो मैं क्यों ही उस चीज पे वर्क करूँ। ठीक। तो देखो अब कौन सा है, पहला कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कैसा एक प्लेट पे कैसा लाइट आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी और वो उसे एनर्जी देगी। हार्मोनिक में हम कैसा करेंगे, उसमें हीट प्रोड्यूस करेंगे। और कौन सा फील्ड एमिशंस पे हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके निकालना चाहिए। ठीक है। और कौन सा सेकेंडरी एमिशंस पे कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे वो कंचा नहीं खेलो, अगर देखे हो कि पहले एक ऐसे बचपन में रहता है, वो ऐसे ये जो खेलते हो तुम्हारे हर स्टेट पे अलग अलग बोलते हैं, मैं कंचे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसे एक गोला बनाते हैं, उसमें बहुत सारे कंचे रखे होते हैं, बाहर साइड से ऐसे हाथ रख के ऐसे टक से मारते हो ना,
तो कई बार ऐसा होता है कि खुद का कंचा वहीं रह जाता है और बाहर एक निकल जाता है, तो ऐसा अपने को नहीं करना है, वहाँ फील भी नहीं करना। मैक्सिमम टाइम जैसे दोनों बाहर निकल जाए, बस उस टाइप का करना है, तो वो सेकेंडरी एमिशंस कहलाता है। कि मतलब मैं एक बाहर से एक एनर्जी या एक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन करूंगा, उसमें स्ट्राइक करूंगा, वो इस तरह से कोलिजन होगा कि वो भी इलेक्ट्रॉन जो गया है वो भी स्ट्राइक होके बाहर आ जाए, और जो जिस पे स्ट्राइक हुआ वो भी बाहर आ जाए। वो सेकेंडरी एमिशंस की मेथड कहलाती है। ये टोटल मिला के 4 मेथड है, मैं चारों को बताते चलता हूँ, आप बस देखते चलना। हमारे पास जो सिलेबस पे रहेगा वो रहेगा चारों ही, ऐसा नहीं है, हम सभी को एक अच्छे फॉर्मेट में देखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस है। देखो, जैसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस पे क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ suitable wavelength, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ suitable wavelength और फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी और frequency are incident on a metallic surface, then the electrons are then the electrons are emitted. This phenomena is called photoelectric effect. ठीक। दूसरा, थर्मोनिक emissions की बात करते हैं। In this case extra energy is given to electron to overcome potential to overcome potential barrier in the form of heat by passing current through a filament। ठीक। तीसरा, फील्ड इमिशंस पे क्या पढ़ते हैं, इन दिस केस metal is placed in strong electric field due to which the electron are accelerated to such a speed that the corresponding kinetic energy is sufficient to overcome potential barrier। ठीक। फिर उसके बाद कौन सा है, सेकेंडरी एमिशंस। सेकेंडरी एमिशंस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल कैन क्लोज electrons from metal can also be ejected by implying a beam of high speed electron from metal electron from metal can also be ejected by implying a beam of high speed electron, so that through collision electron acquires sufficient kinetic energy to overcome potential barrier। This type of electron emission is called secondary emissions। ठीक। ये चीज हुआ, वही चीज है जो चारों में एक्सप्लेन किया, एकदम उसी फॉर्मेट में, कुछ नया नहीं है, है ना। चल, उसके बाद अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस पे हम लोग प्रॉपर वर्क करते हैं। अपने इस फॉर्मेट को देखते हैं, फर्स्ट फॉर्मेट। ठीक है। कब कौन डिस्कवर किया है वो आपको ऊपर बराबर लिखा है, द डिस्कवरी बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव, है ना, वो आपके पास दुनिया भर का जे थॉमसन की बात है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ or frequency are incident on metallic, then electron emitted, this phenomena is called photoelectric effect। मतलब जब एक suitable intensity की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फ्रीक्वेंसी की किसी एक सरफेस पे आए और क्या करे, स्ट्राइक करे, तो अगर मेरे पास आ रही है और स्ट्राइक कर रही है, तो उस फॉर्मेट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन सो इमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रोसेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। तो उसमें मेरे पास और जो करंट फ्लो करता है उसे कौन सा करंट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो करंट फ्लो करेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन है, और जो मेरे पास एक प्रोसेस होता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट सीट पे चले।
नेक्स्ट स्लाइड पे च- चलते हैं। अब देखो, स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हूँ। ठीक है, देखो, जो है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले छोटे छोटे फॉर्मेट में इसको देखते चलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं, स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए देखो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, एक साइड मेरे पास कैसा है, कैथोड है, और एक साइड कैसा है, एनोड। ठीक, जो कैथोड साइड है वो एमीटर प्लेट है, मतलब वो हाईली ऑफ निगेटिव है, और एनोड टाइप ऑफ हाईली पॉजिटिव। ठीक है, एक कार्टेज की विंडो रखी गई है जहां पर से लाइट आ सकती है, उसकी इंटेंसिटी आई है और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है कि एक पोटेंशियल वेरियर लगा हुआ है, मतलब एक साइड पॉजिटिव ऑफ प्लेट है इसका। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, इस तरह से पोटेंशियल वेरियर है। ठीक, आपको मालूम है कि एक क्लोज लूप में नेट वोल्टेज की वैल्यू जीरो होती है, इस तरह से एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है। ठीक है, वो अपने पास फिर भी एक सेकेंडरी फॉर्मेट है, ये वेरिएबल ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ पर से मेरे पास कैसा है, एक वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में, और एमीटर कैसा होता है, सीरीज में होता है। लेकिन ये माइक्रोमीटर है, माइक्रो एमीटर है, एक कलेक्टर प्लेट है, और एक कौन सा है मेरे पास, मीटर करंट। ठीक है, अब कैसा होता है कि मेरे पास यहाँ पर से इस विंडो से एक लाइट आती है। ठीक है, ये लाइट इस पे स्ट्राइक होती है। अब देखो, अगर क्लोज पाथ बन गया तो तुरंत ही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर। ठीक है, एक्चुअल में अब हो क्या रहा है कि जैसे ही ये एक्चुअल में कैसा है कि इस साइड, अगर ये विंडो है इस तरह से, तो ये इस साइड का मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, इधर का निगेटिव है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, इस तरह से कुछ करके। ठीक, अब जब लाइट इधर से आई, तो अब लाइट इससे स्ट्राइक हुई, कैथोड हाईली निगेटिव है। अब इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सरफेस को छोड़ देंगे। अब इस सरफेस को छोड़ेंगे छोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर जाना स्टार्ट करेगा। अच्छा, इसकी पोलरिटी में गलत बना दिया। ठीक है, पोलरिटी पे अभी फोकस थोड़ा हटाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस कैथोड से निकल के इस साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, अब देख, नहीं नहीं एकदम सही बनाया था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव, तभी तो ये रिपल्स भी कर रहा होगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब देखो, यहाँ पर से ये इसे इलेक्ट्रॉन को इस साइड पुश करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से एनर्जी लेगा लाइट से, और इस निगेटिव सरफेस को अपने क्या कर देगा, लीव कर देगा। अब लीव करने के बाद एटलीस्ट उसमें इतनी एनर्जी है, या नहीं भी है तो एक पॉजिटिव प्लेट है जो कि एनोड है। ठीक है, ये एनोड है, और ये कौन सा मेरे पास यहाँ पे कैथोड। ठीक है, एनोड इसे, कैथोड इसे लीव करेगा, और एनोड इसे क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। ठीक, ये यहाँ से लीव करेगा, और ये इसे क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब ये निगेटिव यहाँ से लीव कर गया, और पॉजिटिव यहाँ से अट्रैक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब कई लोगों को ये लगता है कि पॉजिटिव और निगेटिव कैसा हो गया, तो हो सकता है इसका वोल्टेज इतना कम हो कि ये इसे क्या कर रहा हो, चार्ज करना स्टार्ट कर दे रहा हो। ठीक है, सोलर सेल की तरह ये बिहेवियर कर रहा हो। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक हुआ, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसी एफ फ्रीक्वेंसी की आई, इस कैथोड में स्ट्राइक किया, या एमीटर ऑफ प्लेट पे एक इलेक्ट्रॉन एमिट किया। एमिट होने के बाद ये ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ एनोड की ओर, एक पॉजिटिव प्लेट की ओर, और इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। एक सिंपल सा ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक, तो मैं पढ़ते चलता हूँ कि मेरे पास कैसा है सेटअप है। वेन मोनोक्रोमेटिक, हाँ, लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी इसकी होनी चाहिए, एक सिंगल सोर्स से आ रही है। तो एक सिंगल सोर्स से एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सिंगल सोर्स से मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज की लाइट निकले। ठीक, लाइट ऑफ सफिशिएंटली शॉर्ट वेवलेंथ फॉल ऑन द प्लेट फर्स्ट। ठीक, कॉल्ड कैथोड, इसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, विच इज मेड ऑफ सम फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ऐसा ही मटेरियल यूज करना है जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर सके लाइट आने पे, ऐसा मटेरियल मत यूज कर लेना जो हीट का ही कंडक्टर की जगह इंसुलेटर है। ठीक है, एटलीस्ट वो मटेरियल यूज करो कि जो मेरे पास हीट के लिए, लाइट ऑफ के लिए मेरे पास कैसा फोटो कंडक्टिव हो, मतलब लाइट आने पे वो क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सके वहां से एनर्जी लेने के बाद। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम इट, द इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाय प्लेट 2,
electron collected by the plate 2 called anode and a current flow in the circuit. Both these electrode cathode both these electrode cathode and anode are enclosed in vacuum glass tube. vacuum कैसा है? वैक्यूम्ड ग्लास होना चाहिए, हाँ ठीक वही मतलब है उसका भी, मुझे प्रोनाउंसिएशन उसकी नहीं बन रही है। इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विच इज प्रोवाइडेड विथ ए कर्टेज विंडो W. Curtage is used because we have to use UV light which glass is opaque. ठीक, the anode can be maintained at a suitable positive or negative potential with the help of potential divider. मतलब हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से इसको एकदम इक्वली ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल्स पे रखेंगे, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कैसा है, when the light of suitable wavelength fall on cathode, electrons are emitted. When anode is positive with respect to cathode, electrons are attracted to it and attract to it, and the resulting photoelectric current I is measured with micrometer. ठीक, अब देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करना स्टार्ट की, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। फोटो करंट पहला डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, फ्रीक्वेंसी पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। तो उसकी सारी कंडीशंस को अभी हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे देखते देखते उसको खत्म करेंगे। ठीक है, देखो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमें पहला एक्सपेरिमेंट क्या देखना है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे, मतलब जितनी ज्यादा तेज लाइट आना स्टार्ट करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही तेज निकलना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो ये कैसा है, बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी, हाँ और एक सेकंड, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है ना। ठीक है, by keeping the frequency of light constant, we study the variation of photoelectric current with the intensity I। ठीक, अच्छा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप ये पढ़े होंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेरे पास कैसा होता है, मतलब जो करंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कांस्टेंट वी स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक the variation of photoelectric current I with the intensity of with the intensity of light I. The anode is kept at fixed positive potential V with respect to the cathode if the intensity of radiation I is varied or more number of photons are allowed to fall per unit time. A graph between intensity of light and photoelectric current is a straight line passing through the origin as shown in figure। मतलब इंटेंसिटी अगर जीरो है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो होगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बस ये एक सिंपल सा फॉर्मेट आप समझ लो। ठीक है, चल फिर दूसरे में चलते हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये बोलता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल का इम्पैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर मैं ये कहा कि मेरे पास यहाँ पर से ये ट्यूब है, ये कैथोड है और ये कैसा है एनोड। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस जीरो भी रखूंगा तो कैथोड में ये जो मटेरियल है ये इतना वो है, सॉरी ये कैसा है कि ये हो सकता है ये एक ना एक इतना मिनिमम ऑफ अमाउंट रखे कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके फर्स्ट से कैथोड से निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, एनोड पे आते जाएंगे। ये रहेगा ही रहेगा। अगर एक
क्लोज लूप मिलेगा तो कैथोड से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड तक पहुंच जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो एकदम फ्रीली ही होंगे, जो छोड़ना ही चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मतलब जब आपके वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, तब करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, करंट कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आप मान के चलो धीरे से पोटेंशियल डिफरेंस आप लगा दिए, ठीक, तो अब धीरे धीरे यहाँ से करंट की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि करंट एकदम से इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। नहीं, ये कैथोड से एनोड तक कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट कुछ देर तक वेरी करेगा, लेकिन उसके बाद कैसा हो जाएगा, सेचुरेशन। फिर उसके बाद चाहे आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, वो उतना ही चलेगा। जैसे मैं एक बात कहूँ कि अगर पुराने टाइम पे आप देखते रहोगे ट्यूबलाइट को, अगर लाइट डिम है तो वो कुछ कैसा, अगर मतलब कर पोटेंशियल डिफरेंस कम रहता था, अगर पहले मान के चलो वोल्टेज कम रहता था, तो लाइट कैसे डिम डिम जलती थी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट करता था, तो धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस बढ़ती थी। एक 230 में वो एकदम परफेक्ट ऐसे लाइट आती थी। लेकिन क्या 230 के बाद अब चाहे जितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्ब फूट जाएगा, लेकिन उसकी ब्राइटनेस उससे ज्यादा फिर नहीं हो सकती, कि वो एकदम सन के जैसा चमकने लगता है। नहीं, तो फिर वो एक रीजन के बाद कैसा पहुंच जाएगा, सेचुरेशन रीजन। ठीक, अब देखो ये सेचुरेशन रीजन पहुंच गया, करंट आ गया कांस्टेंट। लेकिन मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि जीरो से पहले, अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ के लिए आए, तो मैं क्या चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल के यहाँ तक के लिए नहीं आ पा रहा है, तो मैं पोटेंशियल्स को रिवर्स कर दूंगा। मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से निकले, ओहो, निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करना था, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। ठीक है, उल्टा कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसके बाद इसको रोकना है। कैसा करना है, इसे स्टॉप करना है। तो अगर मुझे इसे स्टॉप करना है, मैं नहीं चाहता कि ये मुझे कुछ भी करंट दे, तो अब मुझे कैसा करना पड़ेगा, उसकी सप्लाई में से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर ना जाए। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैं जीरो किया था, उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब करंट वहां तक जाए ही ना, कभी ये क्लोज लूप बना ही ना पाएगा। तो एक टाइम के बाद जैसे जैसे रिवर्स करोगे, धीरे धीरे करंट की वैल्यू कम होना स्टार्ट करेगी। एक पॉइंट आएगा जहां पे वोल्टेज की वैल्यू कुछ तो होगी, बट रिवर्स होगी। आप देखो इसके राइट साइड के पोर्शन ओरिजिन से जस्ट कैसा होगा, रिवर्स होगा। बट वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाए, सॉरी, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो वो पॉइंट जहां पे करंट का फ्लो जीरो हो जाए, बट वोल्टेज कुछ है, तो वो वोल्टेज जो अप्लाइड मुझे करना पड़ा कि मुझे उस सर्किट में एक भी करंट ना फ्लो करे, वो वोल्टेज कौन सा कहलाएगा, कट ऑफ वोल्टेज कहलाएगा। कौन सा वोल्टेज कहलाएगा, कट ऑफ वोल्टेज, या कट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहलाएगा। ये कट ऑफ वोल्टेज कहलाता है, या तो वही वोल्टेज की जगह पे वो क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। क्या पोटेंशियल कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो, तो यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। बाय कीपिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट light constant, by keeping the intensity and frequency of incident light constant। इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रखना है और फ्रीक्वेंसी भी अभी कांस्टेंट रखना है। वो वाले फॉर्मेट में मत चले जाना कि अच्छा इंटेंसिटी में बढ़ाते जाऊंगा तो मुझे क्या बढ़ते जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। वो एक अलग एक्सपेरिमेंट था, वहाँ इंटेंसिटी वेरी कर रहा था। ठीक, तो जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, उतना ज्यादा करंट बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट देख रहा हूँ। इंटेंसिटी वही रखना है, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को चाहे कितना भी बढ़ाऊं, करंट एक टाइम के बाद नहीं बढ़ सकता। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तब भी सर्किट में उस लाइट के कारण कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर जाएगा।
ठीक। अब मुझे उसको रोकने के लिए उसके पोटेंशियल्स को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और वो रिवर्स ऑफ पोटेंशियल्स पे जहां पे अब लाइट प्रेजेंट होने के बावजूद, यहाँ पर से लाइट आने के बावजूद उस पॉइंट पे कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड के लिए नहीं जा रहा है, उस वोल्टेज को हम कौन सा वोल्टेज कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। तो by keeping the intensity and frequency of incident light constant, we study we study the variation of photoelectric current. We study the variation of photoelectric current with potential difference between cathode and anode. Between cathode and anode. The shape of the shape of graph between intensity and frequency इसी तरह से दिखेगी. The portion of graph towards the right of current I axis so the collector plate anode is made even slightly positive. क्या बोल रहा है कि इसके जो राइट साइड में है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि कलेक्टर प्लेट जो है उसको कैसा, मतलब एनोड कैसा है मेरे पास, हल्का सा पॉजिटिवली ऑफ प्लेट से कनेक्टेड, इज मेड इवन स्लाइटली पॉजिटिव. ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड बाय द इमीटर प्लेट या मतलब कैथोड प्लेट आर कलेक्टेड बाय एनोड एंड soon the current attain its maximum value. The maximum value of the current is called saturation current कहते हैं. कौन सा करंट कहते हैं, सेचुरेशन करंट कहते हैं. ठीक. अब उसके ग्राफ के राइट साइड पोर्शन पे पहुंचते हैं. तो क्या बोल रहे हैं, द पोर्शन ऑफ ग्राफ टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द करंट एक्सिस, सो द इफेक्ट ऑफ मेकिंग कलेक्टर प्लेट निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर प्लेट. यहाँ पे क्या चीज हम करेंगे कि एनोड को क्या बना देंगे, निगेटिव बना देंगे. मतलब एनोड निगेटिव से कनेक्टेड हो गया है. अभी तक आप ये देखते थे कि कैथोड मेरे पास, अब ये कुछ इस तरह से इस पोर्शन में कनेक्टेड हो गया, सॉरी सॉरी उल्टा हो, कुछ इस तरह से कनेक्टेड हो गया. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह है. ठीक. टू एमीटर plate negative with respect to emitter plate, since the current does not immediately drop to zero. मतलब क्या करें कि अगर मैं एनोड प्लेट को निगेटिव से और कैथोड प्लेट को किससे, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया हूं, तो मुझे डायरेक्टली वोल्टेज की वैल्यू जीरो नहीं, मतलब डायरेक्टली करंट की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी. that does not immediately drop to zero. मतलब मेरे पास कैसा, करंट की वैल्यू डायरेक्टली जीरो ड्रॉप नहीं करेगी. ठीक. ये कैसे करेगी, धीरे धीरे करना स्टार्ट करेगी. इट इज obvious दैट photoelectric current are emitted with velocity ranging from 0 to a certain maximum when give positive potential given to collector plate. We call it accelerating potential, and if we give negative potential given to collector plate, we call is retarding potential. मतलब जब एनोड को हम निगेटिव से करेक्ट करते हैं, मतलब कलेक्टर प्लेट को निगेटिव पोटेंशियल गिवन करते हैं, तो इसे हम कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं. कौन सा पोटेंशियल कहते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं. और इसे हम कौन सा पोटेंशियल कहते हैं, एक्सेलरेटिंग कहते हैं. कौन सा कहते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं. ठीक. इसे कौन सा पोटेंशियल कहते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. और इसे कौन सा कहते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल. द रिटार्डिंग पोटेंशियल गिवन टू द कलेक्टर for which the photoelectric current becomes zero is called cutoff or stopping potential for corresponding frequency of the incident light. ठीक है. If m is the mass of electron, Vmax is the maximum electron, the most energetic electron जो होगा उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी. बस हो गया.
ये तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मेट है, ये सबको मालूम। ठीक है, चल, यहां तक समझा। दूसरी कंडीशन पे चल, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज ये कह रहा है कि अब इंटेंसिटीज को मैं वेरी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखूंगा, इंटेंसिटी को वेरी करूंगा। अब क्या है, इफ m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v max इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम जो एनर्जी है, अगर वो निकल पा रहा है तो हाफ एम वी मैक्स की जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी, उसके वर्क फंक्शंस के इक्वल होगा। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक, अब के मैक्स इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो के मैक्स की जो वैल्यू है वो ईवी नॉट के इक्वल होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अभी ऐसा कंसीडर उस सरफेस को निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर मान के चलो, इफ एक्सपेरिमेंट इज नाउ रिपीटेड, इंसिडेंट लाइट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ हायर इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी वेरी करते चलो। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि देखो, अगर मैं ये किया कि लाइट अभी इंटेंसिटी भी कांस्टेंट था, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट था, अब क्या कर रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ते चली जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसे मैं आई, इसे क्या बोलते जाऊं, 0 वोल्ट पे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसे स्मॉल आई थ्री कर लो, इसे स्मॉल आई टू कर लो, इसे आई वन कर लो। ठीक है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी के लिए कैसा रहेगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। कैसा रहेगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा, चाहे आप किसी भी इंटेंसिटीज के लिए देखो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू वेरी करेगी, बट क्या चीज कांस्टेंट रहेगा मेरे पास, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आएगी, जिसकी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू उतनी। बट एक चीज सभी के लिए सेम रहेगा, और वो कौन सा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, if the experiment is now repeated with incident light of the same frequency but of higher intensity I2 and I3, I3 is greater than of I2, I2 is greater than of I1, it is found that stopping potential remain is same, that is V naught through the saturation current increases as shown in figure। saturation current सभी के लिए अलग अलग है, but V naught की वैल्यू सभी के लिए सेम है। As stopping potential is measure of K max, it is obvious that maximum kinetic energy of photoelectric does not depends on the intensity of light गिवन फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बॉडी की मेरे पास स्टॉपिंग ऑफ पोटेंशियल उसके किस पे नहीं डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती, उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। तो देखो, पहले हमने क्या देखा, इंटेंसिटी के लिए, दूसरा किसके लिए देखा, पोटेंशियल के लिए। अब तीसरा देखते हैं हम किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। अब एक सेम इंटेंसिटी रखेंगे, बट फ्रीक्वेंसीज हर बार कैसे करेंगे, डिफरेंट करेंगे। अब ये आप ईएमडब्ल्यू वाले चैप्टर में पढ़े होगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर उसमें नहीं भी पढ़े होगे तो वेव में पढ़े होगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इंटेंसिटीज को कांस्टेंट रखेंगे बट फ्रीक्वेंसीज को वेरी करेंगे। अब जब फ्रीक्वेंसीज को वेरी करते हैं तो सभी के लिए सेचुरेशन करंट सेम होगा, क्योंकि मेरे पास करंट की वैल्यू किसके डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब इंटेंसिटी सेम है तो मेरे पास सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए मेरे पास क्या सेम होगा, क्या सेम, सेचुरेशन करंट ही सेम होगा। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी के लिए कैसा होगा, अलग होगा, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू उसकी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इफ वी कीप द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफ वी कीप द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट, we study the variation of photoelectric current with potential difference between emitter plate and collector plate. If light of different, if light of different frequencies
Keeping the intensity same is used, then plots are obtained which are shown in figure. ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन, ठीक है। चल, तो वो एक सिंपल सा ऐसा है कि मतलब एक पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो, अब अगर मैं इंटेंसिटी, अब क्या बोल रहा है, वी फाइंड दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ईच फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू अब जीरो है मेरे पास, कैसा डिफरेंट, वी नॉट जीरो थ्री, वी नॉट जीरो टू, वी नॉट जीरो वन, सभी के लिए ऐसा है। द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ग्रेटर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। It means that more is the energy of photoelectron ejected, that is k max of ejected electron increases with frequency of incident light, ठीक है। देखो, द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इट इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ दिखाऊं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ, कुछ फ्रीक्वेंसी से पहले अगर अब मैं ये कहूं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो, तो ये पॉसिबल नहीं। फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू कुछ तो होनी चाहिए। अब ये एक एफ नोट है, एक डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए, एक डिफरेंट मेटल के लिए मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए, बट मेरे पास कैसा स्टॉपिंग पोटेंशियल्स हर फ्रीक्वेंसीज के लिए कैसा होता है, लीनियरली, ठीक। कैसा देखने को मिलेगा, स्ट्रेट। अब इसके कुछ नोट्स हैं, तो अब वो नोट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, एज स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेरी लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक। के मैक्स इज ऑल्सो वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी, के मैक्स भी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा वेरी कर रहा होगा, लीनियरली कर रहा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, ई इज इक्वल टू एस सी बाई ऑफ क्या लिखते हो, लेमडा लिखते हो, ये लिखते हो, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड, तो ई इज इक्वल टू एच इंटू एफ होता है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक। फिर कैसा है दूसरा, द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ऑन द फ्रीक्वेंसी एक्सिस गिव द फ्रीक्वेंसी एफ नॉट दैट वुड जस्ट लिबरेट electrons out of the emitter if light of frequency less than f naught is used, no electron would be ejected। मतलब अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फॉर्मेट में है तो फिर उससे कम की फ्रीक्वेंसी में कभी भी इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं कर रहा हो, ठीक है। The minimum value of the frequency of light below which the photoelectric emission stop completely, however large may be intensity of light, is called the threshold frequency, ठीक है। The minimum value of the frequency of light below which the photoelectric emissions stop completely, ठीक, however large may be the intensity of light, इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब वो स्टॉपिंग, मतलब कैसा, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद वो किसी भी कंडीशंस पे, चाहे मैं इंटेंसिटी की कुछ भी वैल्यू रखूं, मेरे पास कभी भी कैसा ना हो पा रहा हो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ना हो पा रहा हो, वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस ना हो पा रहा हो, वो कौन सा मेरे पास कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस ना हो पा रहा हो, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is proportional to the intensity of incident light। मतलब कितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, या मतलब कितना, जितना फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इंसिडेंट लाइट होता है। देयर इज ए लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी called threshold frequency below which no emissions take below which no emission take place, however high the intensity of incident radiation may be, ठीक। यह मैं पहले ही बता दिया हूँ। above the threshold frequency the maximum velocity with which electron emerge is depends slowly on the frequency and not on the intensity of incident,
The emission of photoelectron is an instantaneous process. The emission of photoelectron is an instantaneous process. It means time difference between incident of light and emission of photoelectron is very small, maybe even less than 10 the power of -9 से। ठीक है, चलो यहाँ तक आप इजली समझ सकते। अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे दो क्वेश्चन है बस, इजली बनेगा, है ना। आपसे ज्यादा तो मुझे नींद लग रही है। एक क्वेश्चन देखें या दो क्वेश्चन, एक ही देखते हैं पहले, एक को कल देख लेंगे, यानी तो चलो क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट वाले में देख लेंगे, अभी इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।